नमस्कार। आपका इस नए एपिसोड में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर राजन सहगल। वो एक मल्टीफेसेट पर्सनैलिटी है। कहने के लिए ट्रैवल एजेंट है, पर वो ब्रांड एम्बेसडर हैं फिल्मों के, मैरिज टूरिज्म के और बहुत सारे स्टेट्स के। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी इस यात्रा का राज। वेलकम राजन भाई। नमस्कार नमस्कार। वेलकम टू दिस एपिसोड। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। राजन, टूरिज्म में आपका आने का ख्याल कैसे आया? अपनी इस जर्नी के बारे में बताएं, अपनी एजुकेशन के बाद हाउ यू केम इनटू दिस फील्ड। जब मैंने अनिल जी ये अपना स्कूल पास किया तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस की तरफ जा रहा था कि क्या किया जाए। तो अचानक मेरी नज़र पड़ी कि एशिया में एक सबसे पहला इनिशिएटिव लिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, जिसमें कुछ 5 से 6 वोकेशनल कोर्सेज थे और जिसकी टूरिज्म भी एक कोर्स था उसके अंदर। और मेरे घर के कुछ सदस्य ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़े हुए थे, मैं उनको देखता था, मुझे बड़ा आकर्षण होता था जब वो फॉरेन विजिटर के साथ डील करते थे, उनको रिसीव करते थे, होटल्स में जाते थे। तो मैंने उस कॉलेज में अप्लाई किया और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज था। उसमें 3 साल का ग्रेजुएशन था टूरिज्म के ऊपर। और वो कोर्स किया, उसके साथ एक लैंग्वेज करनी पड़ती थी हमें, जर्मन लैंग्वेज की। और वो इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि उसके अंदर हमारी कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हुई। फिर उसके बाद जब मुझे डिग्री मिली तो मैं 7वें आसमान पे था, क्योंकि उस टाइम बहुत कम ट्रैवल ट्रेड में होटल्स थे, ट्रैवल कंपनीज थी। तो मैंने कहा कि मैं पहला या दूसरा बैच का स्टूडेंट हूं और मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की टूरिज्म की डिग्री है, मुझे कोई नौकरी के लिए मना नहीं करेगा। तो मैं एक उस टाइम की बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनी में इंटरव्यू देने गया। तो जब मेरी वो डायरेक्टर साहब इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने उनको बड़े प्राउड से दिखाया कि मेरे पास ये देखिए डिग्री है, मैंने फॉरेन लैंग्वेज की है। तो उनका एक जवाब था कि मिस्टर सहगल, आपके पास डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है? मैंने कहा सर, जब तक आप मुझे जॉब नहीं दोगे या अपने कंपनी में 6 महीने काम नहीं कराओगे तो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं आएगा। लेकिन वो मेरी बात से कन्विंस नहीं हुए, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर जोर देते रहे, मैं अपनी डिग्री के ऊपर जोर देता रहा। तो ये कश्मकश थोड़ी देर चलती रही, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मुझे नौकरी नहीं दी। तो जब मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तो मैंने अपने मन में सोचा कि राजन सहगल, एक दिन मैं अपने आप को ऐसा तैयार करूंगा कि मैं लोगों को ट्रेन करूंगा इस इंडस्ट्री में, और इस तरह के ट्रेन करूंगा कि जब वो अपना कोर्स करके बाहर आए तो दे आर फिट टू वर्क फॉर इन ए ट्रैवल कंपनी, एयरलाइन और होटल। और भगवान ने वही किया। और कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस टाइम डीटीसी में हम लोग ट्रैवल किया करते थे और एक सिंधिया हाउस कनॉट प्लेस में डीटीसी का ऑफिस होता था, जहां पे हम डीटीसी का एक ऑल रूट पास बनवाने जाते थे। तो वो मैं पास बनवाने गया तो देखा वहां कुछ सिंधिया हाउस में कुछ एयरलाइंस के ऑफिस थे, एयर फ्रांस और बड़े बड़े अच्छे ऑफिस बने थे। तो एक मुझे बड़ा अच्छा ऑफिस लगा, उसके बाहर कुछ जहाज के बड़े से मॉडल पड़े थे। तो मैं उसका दरवाजा खोल के अंदर चला गया। तो मैंने कहा मुझे इस कंपनी के ओनर से मिलना है। वो कंपनी लुफ्तांजा का जीएसए था उस टाइम, और लुफ्तांजा बहुत बड़ी एयरलाइन थी। तो जब मुझे वहाँ के कंपनी के ओनर ने अंदर बुलाया और मुझसे कुछ आइटनरीज वगैरह बनाने के लिए कहा, और उस टाइम कंप्यूटर टेलीफोन कुछ थे नहीं, तो उन्होंने मुझे एक प्लेन पेपर दिया, मैंने हाथ से एक आइटनरी बना के दी उनको। दिल्ली आगरा जयपुर दिल्ली उस टाइम बड़ा फेमस सर्किट होता था। तो जब उन्होंने मेरी राइटिंग और मेरी आइटनरी देखी तो अपनी सेक्रेटरी जो टाइपिस्ट थी उसको बुलाया, कि बोला कि देखिए इसकी राइटिंग कितनी अच्छी है, ये टाइपिंग से भी बड़ी अच्छी है। तो एक मेरे लिए बड़ा मोटिवेशन था। तो उन्होंने कहा कि आप कल से हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। और सैलरी का जब पूछा तो मैंने कहा मुझे सैलरी का आप जो डिसाइड करेंगे। तो उस तरह मेरा ट्रैवल एंड टूरिज्म का जिंदगी का दौर शुरू हुआ। और फिर लुफ्तांजा जर्मन एयरलाइंस ने मुझे 3 या 4 बार जर्मनी, जो उनका जीहाइम ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे भेजा ट्रेनिंग के लिए। वो बड़ी टफ ट्रेनिंग थी, जो कि मेरे जीवन का एक बड़ा अच्छा मोड़ था। और उस ट्रेनिंग में आपके 12 या 15 स्टूडेंट्स होते थे, और वो हर स्टूडेंट डिफरेंट कंट्री से होता था। तो
पहले तो मैं जब जर्मनी गया तो मुझे था कि चलो घूमने जा रहे हैं, जहाज पे सफर करेंगे, लेकिन जब मैं क्लासरूम में बैठा तो उसमें एक देश की भक्ति की भावना आ गई, क्योंकि कोई जर्मनी से था, कोई यूरोप से, कोई अमेरिका से, कोई लंदन से। तो हिंदुस्तानी को वैसे ही उस टाइम थोड़ा नहीं समझा जाता था। तो एक दिल में आया कि कुछ ना कुछ करके दिखाना है। वो हमारा 3 हफ्ते का कोर्स था, हर फ्राइडे को एग्जाम होता था। अगर आप एक परसेंटेज नहीं लेते 80% से कम तो आपको बैग के साथ वापस भेज दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे वो मैंने एग्जाम में टॉप किया उन 15 कंट्रीज में। और जो लुफ्तांजा जर्मन एयरलाइंस के बॉस थे इंडिया में, वो हमारे ऑफिस आए, मुझे उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, फिर उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग में भेजा। तो ये मेरे लिए एक बड़ा अच्छा मोड़ था और जो कि मैं आज भी याद रखता हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी आईटीसी ट्रैवल हाउस को ज्वाइन किया, उसके अंदर भी 10 साल काम किया। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। तो इस तरह ये मेरा दौर चला, जो कि मेरा किसी कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस रहा। आपने जो सर्विस की राजेश भाई, वो कितने साल तक आपका जॉब पे रहे? मैंने सर्विस, क्योंकि मेरे फादर भी सर्विस में थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू अगर कुछ जिंदगी में सीखना है तो काम करना कहीं पे, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि स्ट्रगल क्या होती है। और नखरे घर में छोड़ के जाना जब भी आप कहीं काम करो, चाहे अपना बिजनेस करो चाहे नौकरी करो। तो मैंने कोई ऑलमोस्ट 20 से 21 साल 2 कंपनीज में काम किया सिर्फ। और उसके बाद फिर मेरे जो क्लाइंट्स थे उन्होंने मुझे कहा कि तुम इतनी अच्छी सर्विस देते हो तो आप अपना ऑफिस क्यों नहीं खोलते और कुछ डेडिकेटेड क्लाइंट्स को सर्व करो और कुछ थोड़ा डिफरेंट करो। लेकिन आईटीसी में एक बड़ा अच्छा मोड़ आया कि जो हमारे बॉस थे उन्होंने एक दिन हमें कहा कि आपको सुबह 9:30 बजे गुड़गांवा से आगे मनेसर के पास एक छोटा सा विलेज है, वहां पे मिलना है। तो हम लोग बड़े हैरान थे कि हम ट्रैवल एजेंट्स काम करने वाले, ये हमें एक हाईवे के ऊपर और गांव के अंदर क्यों बुला रहे हैं। तो जब हम लोग वहां नेक्स्ट डे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गोल्फ कोर्स बना रहे हैं जैक निकलस टीम के साथ। तो हम लोग बहुत हैरान थे, लेकिन ये उनकी सोच थी, उनका विजन था, जहाँ पे आज आईटीसी ग्रैंड भारत जो एशिया का या दुनिया का एक वन ऑफ द फाइनेस्ट लग्जरी रिजॉर्ट है वो खड़ा है। और 18 होल इंडिया का पहला गोल्फ कोर्स वहां बना। और उसको देखते के बाद इंडिया में कितने ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गोल्फ आ गए। और इस तरह मेरा गोल्फ टूरिज्म की तरफ भी रुझाव बढ़ना शुरू हो गया। रवि, अपने जीवन में नौकरी के दौरान 2 वाकया जिक्र करें जो आपके लिए बहुत पेनफुल था और एक जो सबसे खुशनुमा माहौल में कुछ ऐसा हुआ हो मैंने एक चीज जो सीखी हमेशा थी। याद रही हो, जो आप कभी भूल ना पाए। मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी थी कि अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो कोई चाहे कोई भी मोड़ आए जिंदगी में, चाहे वो दिन आपका अच्छा हो, चाहे किसी क्लाइंट से डांट पड़े या आपके बॉस से डांट पड़े, तो आपको उसको बुरे वे में नहीं लेना, एक सीख लेना है। क्योंकि जितना मुझे क्लाइंट्स ने सिखाया मुझे, उतना मैंने आज तक अपने कॉलेज में या अपने किसी और किताबों में आज तक नहीं पढ़ सका। क्योंकि मुझे लकली इतने अच्छे क्लाइंट्स मिले जो कि इतने वाइडली ट्रेवल्ड क्लाइंट्स थे। जब मैं उनको इवन मैं टिकट देने भी खुद जाता था, क्योंकि जब मैं उनके साथ बैठता था तो वो मुझे अपना लास्ट जर्नी का एक्सपीरियंस बताते थे, जो कि मुझे वैसे कभी नहीं मिल सकता था। क्योंकि हम लोग ऑफिस में बैठ के टिकट्स बनाते थे, वो लोग एक्चुअल में प्लेन में जाते थे, डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे जाते थे, तो मैं उनसे जाके उनका एक्सपीरियंस सुनता था और वो एक्सपीरियंस मेरे बड़े काम आता था। दैट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। दैट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। कोई ऐसी याद हो जो आपके जहन में हमेशा के लिए अंकित हो गई हो? यादें तो ऐसी बड़ी हैं। जब मैं लुफ्तांजा की ट्रेनिंग के लिए गया, जब मुझे वहां पे पता चला कि मैंने पूरी दुनिया के 15 कंट्रीज में टॉप किया है, तो एक मेरे लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट था। और जब मैं आया और मुझे मेरे बॉस ने बताया कि लुफ्तांजा के कंट्री हेड आ रहे हैं ऑफिस में आपको सर्टिफिकेट और प्राइज देने के लिए, तो वो मेरे लिए एक बड़ा, मेरे और मेरे परिवार के लिए बड़ा अच्छा वो था। फिर उसके बाद जब मैंने ट्रैवल इंडस्ट्री आईटीसी ज्वाइन किया, तो एक दिन मेरे बॉस ने मुझे बुला के कहा कि हम 15 आईआईटी स्टूडेंट्स को हायर कर रहे हैं और तुम्हें 15 दिन में इनको ट्रैवल में कन्वर्ट करना है। दे आर फ्रॉम डिफरेंट आईआईटीज ऑफ इंडिया। सो मुझे लोगों ने बहुत डराया कि ये आईआईटी स्टूडेंट्स हैं, तुम इनके आगे टिक नहीं पाओगे। लेकिन मैं भी डरा, लेकिन मैंने चैलेंज लिया और 15 दिन मैंने उनको ऐसा ट्रेन किया, एक एक हिस्सा उनको ट्रैवल इंडस्ट्री का सिखाया। और आज भी वो लोग मेरे टच में है एंड दे
have not forgotten that 15 days of training with them. So ITC में जो हमारी ट्रेनिंग्स हुई थी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स, दे आर वन ऑफ द बेस्ट, और वो उनसे जो मैंने सीखा वो मेरे आज तक मेरे काम आ रहा है। बहुत सुंदर। एक चीज बताएं आप हमको और हमारे व्यूवर्स को कि जब आपने अपना शुरू किया तो यू स्टार्टेड विद गोल्फ या पहले आप नॉर्मल करते, और हाउ यू टर्न दैट बिजनेस? नो, गोल्फ तो हमने, जब मैंने आईटीसी में था, जब हमने गोल्फ कोर्स बनाया तो हमारे बॉस ने कहा कि ये गेम आपको भी आनी चाहिए, तो हमने गोल्फ सीखना शुरू कर दिया। फिर जब मैं विभिन्न कंट्रीज में ट्रैवल करता था, जैसे थाईलैंड जाता था बार बार, तो वहां मैंने देखा, मॉरिशस जाता था, उनके एयरपोर्ट पे पैसेंजर से ज्यादा गोल्फ बैग्स पड़े होते थे। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि ये क्या है चीज है। तो मुझे फिर पता चला कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे गोल्फ खेलने आते हैं। थाईलैंड में आप मानेंगे कि 2 से 3 लाख गोल्फर्स हर साल गोल्फ खेलने के लिए सिर्फ आते हैं, जो कि उनकी इकोनॉमी के लिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है इनकम का। और फिर मैंने कहा कि हमारे स्कैंडिनेविया में जैसे 6 लाख गोल्फर्स हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ 3 महीने तक गोल्फ खेला जाता है, क्योंकि उनका मौसम बड़ा रहता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इंडिया, जो कि 365 दिन गोल्फ दे सकता है, और राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारे यहाँ इतने गोल्फ कोर्सेज है। अगर दिल्ली में 48 डिग्रीज है तो हम 1 घंटे की फ्लाइट लेके कश्मीर जा सकते हैं, वहां पे दुनिया के बेस्ट 3 गोल्फ कोर्सेज हैं। तो इस तरह फिर मैंने गोल्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने का सोचा। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में बात की, हमने उनको कन्विंस किया कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ट्रैवल एंड टूरिज्म का, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। उन्होंने इस इनिशिएटिव को माना और एक गोल्फ टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई, और फिर हमने धीरे धीरे अपने कुछ गोल्फ टूर ऑपरेटर्स को इकट्ठा किया, और हमने कहा कि ये मिनिस्ट्री ने हमें गो अहेड दिया है तो हमें इस इनिशिएटिव को आगे लेके जाना है। फिर हमने कुछ गोल्फ टूरिज्म कॉन्क्लेव्स किए, दुनिया से गोल्फ टूर ऑपरेटर्स को बुलाया, उनको गोल्फ घुमाया। और आपको याद होगा जब हमने कुछ ब्रिटिश गोल्फर्स बुलाए थे तो आपने उनका फीडबैक, उनका इंटरव्यू लिया था, और उनका फीडबैक देख के इंडियन गोल्फ कोर्सेज के बारे में हम लोग दंग रह गए कि हम कितने गोल्ड माइन में बैठे हुए हैं, और हम इसको एक्सप्लोर करना चाहिए इस चीज को। बहुत ठीक बात है। आप कितने सालों से गोल्फ खेल रहे हैं? गोल्फ खेलना तो पहले बड़ा लगाव था, लेकिन कुछ काम की वजह से कम हो गया। लेकिन मुझे कम से कम 25-26 साल हो गए गोल्फ के इंडस्ट्री में, और गोल्फ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं अपने जो आईटीसी के थे, मैं स्विस गोल्फ एकेडमी का मेंबर बना, तो हर साल हमारे डिफरेंट गोल्फ टूर्नामेंट्स होते थे स्विट्जरलैंड में। तो एक बार मैं आपको जिक्र बताता हूँ कि कैसे आपको नए एवेन्यूज का एक्सपीरियंस बाहर जाके मिलता है। एक बार मैं इंटरलाकन में ट्रैवल कर रहा था, अब गोल्फ खेलने के बाद शाम को हम घूम रहे थे। उस टाइम ना कोई कंप्यूटर था, ना कोई टेलीफोन थे, ना मोबाइल थे, ना नेट सोशल मीडिया था। तो शाम को मैं कुछ अपने हमारे फॉरेन फ्रेंड्स थे गोल्फर्स, उनके साथ रात को घूम रहे थे। इंटरलाकन उस टाइम किसी को पता भी नहीं था कि क्या चीज है, छोटा सा गांव था। तो अचानक मैंने देखा 2 वोल्वो कोचेस उतरी वहां पे, और उसमें से हिंदुस्तानी टूरिस्ट निकले। तो मैं बड़ा हैरान भी हुआ और मुझे बड़ा प्राउड भी हुआ, और मैंने उन जो विदेशी नागरिक थे, मैंने कहा देखो ये लोग मेरी कंट्री से आए, इंडिया से। तो मेरे में एक बड़ी जिज्ञासा थी, इच्छा थी कि मैं पूछूं कि ये लोग कहाँ से आए और कैसे पहुंचे इस जगह पे। तो उन्होंने मैं टूर लीडर के पास गया, तो मैंने कहा उस ग्रुप के अंदर 20 साल से लेके 70-80 साल तक के मिक्स एज ग्रुप था। तो टूर लीडर ने बोला कि ये लोग राजस्थान के सीकर विलेज से आए हैं, और मैंने कहा कि इनको ना कोई स्विस टूरिज्म का ऑफिस है इंडिया में, इन लोगों को इस जगह का किसने बताया, और आप 2 वोल्वो कोचेस भर के लाए हैं। तो उसने कहा कि ये जो यंग क्राउड आप 25 से 30 साल का देख रहे हैं, इन बच्चों ने कुछ हिंदुस्तान की फिल्में देखी थी, और उसमें उनको गोविंदा, करिश्मा कपूर और लोग बड़े अच्छे गाने सुनाते हैं, बड़ी सीनिक ब्यूटीज पे नजर आए। तो इन लोगों ने सर्वे किया कि ये कहाँ कहाँ शूटिंग हुई है। अब ये लोग 12 दिन के ट्रिप पे हैं, जो जो जहां जहां इंडिया की पिक्चरों की शूटिंग होती है, हम लोग वहीं पे जा रहे हैं और कुछ नहीं देखेंगे। तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि एक ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने कहा कभी ये चीज आएगी तो मैं इसको करूंगा। फिर मैं एक चैम्बर के कांटेक्ट में आया, तो हमने फिल्म टूरिज्म का कॉन्क्लेव शुरू किया। फिल्म टूरिज्म एक इतना सशक्त माध्यम है किसी भी देश की कल्चर को उसके डेस्टिनेशन ले जाने के लिए। और ये बात हम सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ किसी भी फिल्म की शूटिंग हुई है, वहाँ पर
ट्रैफिक इतना ज़्यादा बड़ा है, फुटफॉल इतना ज़्यादा बड़ा है। कश्मीर में ले लीजिए, बेताब वैली, उसका नाम ही बेताब वैली हो गया, बेताब फिल्म शूट हुई थी। तो आपका जो फिल्म टूरिज्म की यात्रा है पीएचडी चैम्बर के साथ और बाकी जो आप करते रहे, उस पर आने से पहले मुझे आप हिंदुस्तान के गोल्फ कोर्सेज के बारे में बताएं। हिंदुस्तान में कितने गोल्फ कोर्स हैं और आप कैसे देखते हैं इसको, कि बिकॉज जैसा आपने अभी कहा कि गोल्फ टूरिज्म गोल्ड माइन है इंडिया के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। इंडिया में कोई तकरीबन 230 गोल्फ कोर्सेज हैं, लेकिन अब जैसे हम उसमें कुछ आर्मी के गोल्फ फोर्सेज में है जिसकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन हमारे पास कोई 30 ऐसे गोल्फ कोर्सेज है जिसको हम बेहतरीन गोल्फ कोर्सेज कह सकते हैं। उसकी कनेक्टिविटी वाइज, उसके आसपास होटल एकोमोडेशन, उसकी क्लब हाउस फैसिलिटीज आर वेरी वेरी गुड। एंड और हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास गोल्फ के अलावा उनको और अपना कल्चर, अपने मॉन्यूमेंट्स, अपनी हिस्ट्री, हमारी क्यूजीन, हमारी शॉपिंग बड़ी काउंट करती है। जब मैंने ये ब्रिटिश गोल्फर्स को बुलाया और उनको मैंने 12 दिन का टूर रखा और उन्होंने 5 डिफरेंट गोल्फ कोर्सेज पे खेला, जिसमें उन्होंने आईटीसी क्लासिक, डीएलएफ गोल्फ कोर्स, फिर उसके बाद रामबाग जयपुर में खेला, रॉयल फैमिली का जो गोल्फ कोर्स है। उसके बाद वो जेपी ग्रीन्स में गए, आगरा देखते हुए ताजमहल, और फिर उसके बाद उनको हम दिल्ली लेके आए, उनका फिनाले हमने दिल्ली गोल्फ कोर्स में किया। तो ये जो 5 गोल्फ कोर्स थे वो उन्होंने ताजमहल देखा और उसके 2 घंटे बाद गोल्फ खेला है जेपी में। तो वो देवर अमेज्ड, उन्होंने कहा कि इस तरह का मिक्स हमें आज तक दुनिया के किसी कोने में नहीं मिला। जो इंडिया की साइट सीइंग थी, जो इंडिया का खाना था, इंडिया के गोल्फ कोर्सेज थे, इवन इंडिया के कैडीज जो थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी गाइडेंस दी कि वी वर फीलिंग एट होम। तो मैंने एक ये भी शुरू करना चाह रहा था और किया भी था कि जो हमारे कैडीज हैं वो उनके किसी भी गोल्फर के साथ 4 से 4.5 घंटे बिताते हैं। अगर हम उनको थोड़ा और एजुकेट करें, जैसे कि वो दिल्ली में या आगरा में या जयपुर में या बॉम्बे के कैडीज हैं, तो वो अपनी सिटी के बारे में भी जाने। वो 4.5 घंटे खिलाते हुए क्लाइंट को उस सिटी के बारे में भी बताते रहे कि गोल्फ के बाद आप इस जगह जा सकते हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं या ये देख सकते हैं। तो ये बहुत होगा, क्योंकि 4.5 घंटे बिताना किसी के साथ एक बड़ी अच्छी बात है और इससे कैडीज का स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा, उनकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी। मैं आपने बहुत बढ़िया बात कही। सही मायनों में जो टेडीज हैं वो आपके ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, बिल्कुल, इन राइट सेंस। ग्रेट। अभी हमारे पास इंटरनेशनल कितने गोल्फर्स आते हैं और हाउ डू यू सी, हाउ यू आर प्लानिंग टू प्रमोट दैट, उसको नंबर्स को बढ़ाने की क्या सोच रहे हैं आप? अभी देखिए, इंडिया में गोल्फ टूरिज्म, जो गोल्फ है पोटेंशियल गोल्फ का, उसको इतनी तरह मार्केट नहीं किया गया। थाईलैंड जिसके पास पिछले 20 साल से इतने गोल्फर्स आ रहे हैं, अभी वियतनाम ने 4 साल में इतना एमर्ज कर लिया अपना गोल्फ टूरिज्म, मलेशिया है, मॉरिशियस में जाके देखिए जब हमने उनके लिए रोड शो किया, तो दे आर प्रमोटिंग गोल्फ टूरिज्म इन अ बिग वे। थाईलैंड साल में 5 से 6 गोल्फ टूरिज्म के रोड शोज करता है, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रमोशन की बड़ी कमी है। हमारे यहाँ इतने खूब डोमेस्टिक टूरिज्म, जो हमारे डोमेस्टिक गोल्फर्स हैं, कोविड के बाद एक बड़ी अच्छी बात हुई कि सबसे पहले जो चीज खुली वो गोल्फ कोर्सेज थे, क्योंकि वो नेचर के क्लोज थे, बड़े खुले थे। लोगों ने कहा कि वर्क एट होम करो, मैंने कहा वर्क एट गोल्फ कोर्स करो, वहाँ गोल्फ भी खेलिए, काम भी कीजिए, बिकॉज दे आर फुल ऑफ ग्रीनरी, वाटर बॉडीज और फ्रेश एयर एंड डिस्टेंस। तो उसके बाद हमारा क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक गोल्फर्स अपने क्लब में खेल रहे थे, अब उन्होंने बाहर जाना शुरू कर दिया। अब जैसे हम कश्मीर में कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, मैंने कश्मीर में ही पिछले 4-5 साल में इतने गोल्फ के इवेंट्स किए जिसमें हम फॉरेन कंट्रीज के एम्बेसडर्स को ले गए, कॉर्पोरेट्स को ले गए। जब उन्होंने वहाँ के गोल्फ कोर्सेज को देखा तो दे वर ऑल्सो अमेज्ड। अब लोग कश्मीर में इतना गोल्फ खेल रहे हैं, वहाँ हमने 3 प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स करा दिए। तो एक ये बहुत अच्छी बात है कश्मीर गोल्फ के लिए। ग्रेट। आप फिल्म टूरिज्म में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो प्लीज उसके बारे में कुछ बताएं। फिल्म टूरिज्म का हमने पीएचडी चैम्बर के साथ एक फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव शुरू किया। पहला हमने कॉन्क्लेव दिल्ली में किया, जिसमें हमने फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस के काफी लोगों को बुलाया, इंडियन स्टेट्स को बुलाया, कुछ फॉरेन टूरिज्म बोर्ड्स को बुलाया, और उन्होंने एक पूरे दिन का सेशन था जिसमें उनको इंटरेक्ट किया कि आप हमारी स्टेट में, आप हमारी कंट्री में आके शूटिंग करिए, हम आपको ये इंसेंटिव देंगे। क्योंकि उनको पता था कि एक बार इंडिया की जहाँ शूटिंग हो जाती है वो प्लेस पॉपुलर हो जाती है। लेकिन वो पहले कॉन्क्लेव के बाद हमें पता चला कि
इस कॉन्क्लेव की असली जगह मुंबई है। तो हम पिछले 7 साल से मुंबई में टूरिज्म कॉन्क्लेव करते हैं और वो हर साल उसका साइज बढ़ता जाता है, उसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। राजेश जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम किसी भी इस टाइप के कॉन्क्लेव को करते हैं, 4 घंटे 5 घंटे का जो दिन का रहता है, वहाँ पर फिल्म वाले भी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत बढ़िया आपने अपनी प्रेजेंटेशन दी, और आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड आपने एक बार बात की। जब तक धरातल पर पॉलिसीज की बात ना हो, इंसेंटिव्स की बात ना हो, फैसिलिटीज की बात ना हो, राइट, तो उसको जो आउटकम आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। नहीं, ये आपकी धारणा गलत है। ये जो फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव हुए हर साल, इसमें स्टेट्स इंडिया की जुड़ती गई। अब आप मध्य प्रदेश टूरिज्म की फिल्म पॉलिसी देखें, गुजरात की देखें, स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश जिसमें एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो ये सारा इसी चीज का नतीजा है कि उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा, उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस को इंसेंटिव दिए। अब कई स्टेट्स ने प्रोडक्शन हाउसेस को बोला कि अगर हमारी स्टेट में 60% या 70% फिल्म शूट होती है तो हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा बूम है फिल्म इंडस्ट्री के लिए और उस स्टेट के लिए बड़ा है। अब मध्य प्रदेश को लगातार पिछले 2 साल से बेस्ट फिल्म टूरिज्म पॉलिसी का अवार्ड मिल रहा है और हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल अवार्ड्स देने शुरू कर दिए स्टेट्स को, जिसकी फिल्म टूरिज्म पॉलिसी अच्छी होगी और इसमें उनको इकोनॉमी में बड़ा और एम्प्लॉयमेंट में इसमें बड़ा। कोई दो राय नहीं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं उसको नहीं नकार रहा हूँ। देखिए, जब भी फिल्म कहीं शूटिंग की बात होती है, अगर राइटर्स ने जो आपकी फिल्म शूट के लिए लोकेशन चाहिए उसकी डिमांड नहीं है तो आदमी वहाँ नहीं जाएगा। जनरली हम देखते हैं कि इन सब कॉन्क्लेव्स में फिल्म राइटर्स को नहीं बुलाया जाता, उनको नकारा जाता है, जबकि उनका बहुत बड़ा रोल, बहुत अहम रोल है। नंबर एक। सेकंड, लाइन प्रोड्यूसर्स, राइट, जनरली प्रोड्यूसर्स नेवर डिसाइड्स कि उसको कहाँ शूट करना है। दिस ऑल डायरेक्टर, लाइन प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा या फिर राइटर हु विल राइट अबाउट इट। आपका क्या कहना है? ये सारा एक्सपीरियंस सिखाता है। जब हमने पहले 2-3 कॉन्क्लेव किए तो हमने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को बुलाया, लेकिन धीरे धीरे फिर हमने लाइन प्रोड्यूसर्स जो है वो हमारे गाइड और मेंटर्स हैं। हमने कुछ जो बड़े अच्छे लाइन प्रोड्यूसर्स हैं उनको सेलेक्ट किया, वो हमारे पैनल डिस्कशंस पे आते हैं, मॉडरेट करते हैं और वो डिफरेंट स्टेट्स को बताते हैं कि हम जब लोकेशन ढूंढने जाते हैं, जो असली काम हम करते हैं प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, तो उसमें स्टेट्स को भी उनकी इंपॉर्टेंस समझ आई कि लाइन प्रोड्यूसर का कितना रोल होता है। और वो जैसे मैंने आपको बताया कि लाइन प्रोड्यूसर्स ही उस पैनल डिस्कशन को मॉडरेट करते हैं और डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट कंट्रीज को अपनी डिमांड्स बताते हैं, उनको लोकेशन ढूंढने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह काफ़ी लाइन प्रोड्यूसर्स हैं जो कि अब हमारे पैनल पे हैं और जिनको हम हर साल बुलाते हैं और वो हमें गाइड भी करते हैं कि क्या नई लोकेशंस हैं इंडिया में या कुछ कंट्रीज में जो कि हम आने वाले कॉन्क्लेव में अपनी फिल्म इंडस्ट्री को बता सकें। राजेश जी, टूरिज्म की जब तक समग्र टूरिज्म की हम बात करते हैं, कल्चरल टूरिज्म की बात करते हैं, बॉर्डर टूरिज्म की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो सरकारी पॉलिसीज है और जो एसोसिएशन जुड़े रहे हैं उनमें बीच में तालमेल कहीं मिस हो जाता है। वक्त की जरूरत क्या है, हाउ टू वर्क टुगेदर इन सिंक, ताकि टूरिज्म को सही दिशा में हम ले जा सकें। ये मैंने कोविड के अंदर जब 2 साल दुनिया सारी रुक गई थी, स्टैंड स्टिल हो गई थी, तो 2 साल में मैंने सीखा कि एक इंसान को मल्टी स्किल होना बड़ा जरूरी है। यू हैव टू कोलैबोरेट एंड यू हैव टू अलायंस विद पीपल। अगर आप कहें कि मैं खुद ही सारा काम कर लूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम आती है वो कुछ आपको सिखा के जाती हैं। और अगेन हमने चैम्बर के साथ, पीएचडी के साथ, उस कोविड के दौरान 18 एपिसोड्स किए ऑन बॉर्डर टूरिज्म। 18 स्टेट्स ऑफ इंडिया जो बॉर्डर के साथ लगती हैं उसके साथ हमने काम किया। फिक्की के साथ मैंने बहुत टूरिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। कुछ आने वाले दिनों में हम कश्मीर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसके अंदर जो सारे सेगमेंट्स कश्मीर में आते थे जो एक इंसिडेंट की वजह से रुक गए, उनको वापस कैसे लेके आया जाए, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए। हम उसमें वेडिंग प्लानर्स को, उसमें गोल्फ टूरिज्म एक्सपर्ट्स को, उसमें फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस को, माइस एक्सपर्ट्स को लेके जा रहे हैं जो कि वहाँ अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, उनको क्या क्या सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर चाहिए। गवर्नमेंट उनके साथ इंटरेक्ट करेगी और वो उनको अश्योरिटी देगी कि हम आपको ये सेफ्टी वगैरह देंगे।
और वहाँ मैं अभी परसों ही आया वहाँ से, कश्मीर से। हम ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक रैली टू वैली की थी, जिसमें हम पूरे इंडिया से अपने 100 मेंबर्स को लेके गए और उनको जाके लोकल स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट कराया, डिफरेंट होटल्स में विजिट किया। उन लोगों ने बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी, मुख्यमंत्री आके हमारे से उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरेक्शन किया। तो आई थिंक इंडिया में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ी चीजें हैं, जैसे कि आपने मुझे देखा, मैं डिफरेंट सेगमेंट्स के साथ जुड़ा हूँ। लोग एक बॉक्स में बंद होकर रहना चाहते हैं। वो अगर मैं कहूँ कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, मैं सिर्फ दिल्ली की टूरिज्म को प्रमोट करूंगा, तो ये मेरा नहीं है। मैंने ट्रैवल एंड टूरिज्म को अपना एक एम बनाया है, और मुझे जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, चाहे कोई एसोसिएशन हो, चाहे कोई चैम्बर्स हो, जो भी मुझे लगेगा कि इस प्लेटफॉर्म पे रख के हम इंडिया के टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक गोल्ड माइन है। जो इंडिया का ट्रैवल एंड टूरिज्म, इंडिया के डेस्टिनेशंस हैं, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। और इंडिया की टूरिज्म 365 डेज में हम दे सकते हैं, जो कि दूसरी कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है। आपने सब कहा, अब मुझे बताएं इंफॉर्मेशन और नेटवर्किंग का आज की तारीख में क्या रोल आप देखते हैं? देखिए, आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन रहेगी, आप जितना रोज सीखते रहेंगे, उतने जवान भी रहेंगे। अगर आप अपना कहेंगे कि मैंने तो 20 साल 25 साल कर लिया, मुझे अब कोई सीखने की जरूरत नहीं है, अब मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में लोगों को पढ़ाने जाता हूँ और मैंने जो अपना एक्सपीरियंस गेन किया, मैं उनको मोटिवेट करने जाता हूँ। अब मुझे, जैसे मैं कोविड से पहले एक यूनिवर्सिटी में गया, उनको मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में बड़ा रोजी पिक्चर दिखा रहा था कि ये बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन उस टाइम काफी रिसेशन चल रही थी। तो एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में तो बड़ी रिसेशन चल रही है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है? तो मुझे भी थोड़ा सा शौक लगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ जब आप बात करो, आजकल की यंग जनरेशन के साथ, तो आपको सिखाने से अलावा सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल सच। तो इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए कि आप किसी यंगस्टर से सीख रहे हैं, आप किसी सड़क चलते हुए टैक्सी ड्राइवर से भी बड़ा कुछ सीखने को मिल जाता है। तो मैंने उसको कहा कि देखिए, जब भी दुनिया में रिसेशन होती है, तो जो यूरोपियंस और बाहर की कंट्रीज हैं, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। जब इंडिया में रिसेशन होता है, तो लोग अपने भगवान के पास जाते हैं। तो जब अपने भगवान से मिलने जाते हैं, तो वो पैसे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो तुम पिलग्रिमेज टूरिज्म एक्सपर्ट क्यों नहीं बन जाते? और हिंदुस्तान में इतना पिलग्रिमेज है, आप अगर उसके पैकेज बना के बेचिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हमारे यहाँ पिलग्रिमेज की कोई कमी नहीं है। और कोविड के बाद आपने देखा, लोगों ने स्पिरिचुअल टूरिज्म और इस तरफ बड़ा मोड़ आया। तो इस तरह का जो लर्निंग है, ये हमें सब अलग अलग जगह पे घूमने से मिलती है। राजीव, मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान अब फितरत से ट्रैवलर है, और जब टूरिज्म का नाम नहीं पता था लोगों को, तब भी हम लोग टूरिज्म करते थे। उस वक्त तो नाना नानी टूरिज्म होता है, मामा मामी, क्योंकि अब बचपन में हम सब लोग गर्मी की छुट्टी में नाना क्या मामा क्या जाया करते थे। बिल्कुल। धार्मिक स्थलों में लोग जाते थे। टूरिज्म तब भी था, उसका रूप बदल गया है। अब हम हर किस्म के टूरिज्म की बात करते हैं, स्पोर्ट्स टूरिज्म, गोल्फ टूरिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, हेल्थ टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं। पर इन सबके साथ ट्रेन्ड मैन पावर की देश में बहुत ज्यादा कमी है आज की तारीख में। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाउ डू यू सी टू फिल दैट गैप? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। स्किल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। आजकल लोगों में एक तो पेशेंस नहीं है, वो हर 6 महीने या 1 साल में कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आजकल की यंग जनरेशन को कहूंगा कि अगर वो किसी भी कैरियर को अपने चूज करें, तो एक दिल में पैशन होनी चाहिए, दिल में आग जलती रहनी चाहिए कि हमें इस लाइन में आगे बढ़ना है। ट्रैवल एंड टूरिज्म में हमें 40 साल हमने बड़े उतार चढ़ाव देखे, कोविड आया और बड़ी हैपनिंग्स हुई, वॉर्स हुई, लेकिन हम आज भी स्माइल करते हैं, क्योंकि अगर आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में रखना है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्माइल, आपका प्रेजेंटेशन, आप हाउ यू आर ड्रेस्ड, बिकॉज एक ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो आप बैठे हुए हैं, आप यू आर नॉट बॉदर्ड कि आपने क्या पहन के जाना है, कैसे नजर आना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप किसी होटल की रिसेप्शन या एयरलाइंस काउंटर पे काम करते हैं, तो आप एक दिन में कम से कम 12 से 15 डिफरेंट नेशनैलिटीज को मिलते हैं।
वो जो कि किसी और इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं। और 12 से 15 नेशनैलिटीज को जब एक दिन में मिलेंगे तो आपकी नॉलेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आप उनकी कंट्री के बारे में पूछेंगे, उनके सिटीज, उनके कल्चर के बारे में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और वो आपसे पूछेंगे, तो एक ये लर्निंग प्रोसेस है जो कि आपको किसी कॉलेज या स्कूल में सिखाया नहीं जाएगा। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है। और अगर आप कोई भी इंडस्ट्री चुने तो आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने देखा कि आज काम कम है या कुछ प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं एक के बाद एक प्रॉब्लम हो रही है, बट ये सब चली जाएंगी। ये तो जिंदगी का एक जर्नी है। एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म, आपने ठीक कहा, आजकल हर चीज ट्रैवल एंड टूरिज्म है। जैसे ही आप घर से निकलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, शिप में बैठते हैं या प्लेन में बैठते हैं, तो इट्स ऑल टूरिज्म। आप चाहे बिजनेस के लिए जा रहे हो या किसी मैरिज के लिए जा रहे हो या किसी पिलग्रिमेज पे जा रहे हो या अपने रिलेटिव्स को मिलने जा रहे हो, ये सब चीज टूरिज्म है। क्योंकि आप ट्रैवल भी करेंगे, आप ट्रांसपोर्ट भी लेंगे, आप होटल में रुकेंगे, आप शॉपिंग भी करेंगे, आप रेस्टोरेंट्स में भी जाएंगे। सो दे आर ऑल कनेक्टेड विद टूरिज्म। एंड इंडिया में हमारे टूरिज्म की कमी नहीं। वेडिंग टूरिज्म आप देख लीजिए, जो वन ऑफ द पावरफुल इंडस्ट्री है, इसके हमने अभी एक बहुत बड़ा वेडिंग टूरिज्म समिट किया था। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे G20 टूरिज्म समिट्स में हर एक में हिस्सा लेने का मौका मिला। आई वॉज वन ऑफ द स्पीकर ऑल्सो। और वो एक बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट था, जबकि इतनी कंट्रीज के डेलीगेट्स आए थे। इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस आपको जिंदगी में हर दिन नया कुछ सिखाते हैं और वो आपको आने वाली जनरेशन के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप उस एक्सपीरियंस को अपने पास रख लेंगे तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। जितना आप उसको शेयर करेंगे उतना आपकी कंट्री ग्रो करेगी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। टूरिज्म आपके जहन को खोलता है, आपकी सोच को दुनिया के कोने कोने तक ले जाता है और एक ऐसा माध्यम है जो मैं सोचता हूं पीस के लिए, क्योंकि जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं आप उसके बारे में धारणा बनाते रहेंगे। सो कल्चरल कनेक्शंस, कल्चरल एक्सचेंज, व्हेन यू डू इट तो एक बॉन्डिंग बनती है। टूरिज्म एक ऐसा है जो किसी भी देश की इकोनॉमी को ही नहीं बढ़ाता, उसके लोगों की सोच को, समझ को व्यापक बनाता है। तो राजन जी, बिफोर क्लोजिंग रिमार्क, जैसा मैंने आपसे जानना चाहा था कि हम नेटवर्किंग की जब हम बात कर रहे हैं और नॉलेज शेयरिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, हाउ डू यू सी दिस? ये सबसे इम्पोर्टेंट जरिया है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में जुड़े रहने का। मैं इसको नेटवर्किंग नहीं कहूँगा, इसको कहूँगा रिलेशनशिप। आपको रिलेशनशिप बना के बड़ा जरूरी है और उसको मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। जैसे कि हर कोई आदमी किसी स्कूल या कॉलेज में जाके सीख नहीं सकता, जो लोग नए आ रहे हैं। आई थिंक आपने भी एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है जिसमें इंसान को सारी चीज़ें जो है ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड, आपने सारी एसोसिएशंस को इकट्ठा करने का उस प्लेटफॉर्म पे जो एक ट्रैवल बिजनेस किया है, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आपके जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके ऊपर भी जाके स्टूडेंट्स को जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक लर्निंग और एक जो रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। और जितना आप इस रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखेंगे उतना आप जिंदगी में सक्सेसफुल रहेंगे। चाहे वो हमारी मिनिस्ट्रीज हो, आप हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो जब भी किसी विदेश में जाते हैं तो सबसे पहले इंडिया के टूरिज्म की बात करते हैं। वो वहाँ के NRIs को, वहाँ के कम्युनिटी को बोलते हैं कि आप 5 विदेशी को अपने लेके आए इंडिया में। इंडियंस को बोलते हैं कि आप 20 डेस्टिनेशन विद इन इंडिया ट्रैवल कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा बूम मिलता है, जबकि हमारे देश का जो मुखिया है वो अगर जाके ऐसी बात करता है तो हम लोगों को भी बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो बड़ा सहयोग देती है हमारे को। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब हम फॉरेन डेलीगेट्स को बुलाते हैं तो वो जो हम उनसे कुछ चीजें एक्सपेक्ट करते हैं वो थोड़ी जल्दी होनी चाहिए। क्योंकि जो बाहर के जब विदेशी को या हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो वो बड़े प्रोफेशनली और बड़े प्लान होते हैं। उनको 6 मंथ्स या 7 मंथ्स इन एडवांस सारा प्रोग्राम डिटेल में चाहिए होता है। लेकिन उसमें हम कभी कभी चूक जाते हैं, लास्ट मिनट तक होता है, जो कि उनको एक बड़ा गलत इंप्रेशन देता है। लेकिन ये चीजें धीरे धीरे इसमें काफी सुधार हो रहा है। और हम मिल के अगर काम करेंगे तो हिंदुस्तान आई थिंक आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक, तो ऑलरेडी बहुत बड़ा डेस्टिनेशन हो ही चुका है। डोमेस्टिक टूरिज्म आपने देखा कितना बूम करता है इंडिया में। अब आने वाले दिनों में
बाहर की कंट्रीज के जो विदेशी नागरिक हैं वो भी इंडिया में बढ़ने शुरू हो जाएंगे अगर हम इस तरह मिलजुल के काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद रज भाई, थैंक यू वेरी मच थैंक यू। टॉकिंग टू ट्रैवल वर्ल्ड ऑनलाइन फॉर दिस एपिसोड। और जैसा आपने कहा, बिफोर आई क्लोज, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमने जो ये इनिशिएटिव लिया ट्रैवल बिजनेस, और जब मैं शुरू कर रहा था तो उसमें राजन जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, इनकी गाइडेंस। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज के ज़माने में, एक इंफॉर्मेशन और दूसरा नेटवर्किंग। तो जब हमने सोचा ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन न्यूज़। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख सकते हैं। वी हैव इंडियाज ओनली 24/7 डिजिटल टीवी, डिजिटल रेडियो डेडिकेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म। उसके अलावा व्हाट वी डिड इज, हमने सब एसोसिएशन को इनवाइट किया। सो नाउ इनवाइट के साथ उन सबके अलग अलग मॉड्यूल बनाए, और ईच मॉड्यूल डिपेंड्स टू बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर एसोसिएशन। सो ओनली देयर एसोसिएशन मेंबर्स आर अलाउड टू एंटर इनसाइड। जब आप जाते हैं तो उसके अंदर आप यू कैन डू बिजनेस, एसोसिएशन कैन सेंड सर्कुलर्स टू देयर मेंबर्स, दे कैन डू बिजनेस विद ईच अदर इफ दे वांट, विद एवरीवन। तो दिस अ कॉमन प्लेटफॉर्म। अब होता क्या है, जो छोटे प्लेयर्स है छोटे शहरों में, उनको बहुत फायदा होने वाला है। उनको जो नेटवर्किंग के टाइम नहीं मिलता, सो दे कैन गेट बेस्ट डील्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, दे कैन गेट इंश्योरेंस, दे कैन वीजा फैसिलिटीज। तो ये एक समग्र है और पूरी दुनिया को जोड़ने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पूरी दुनिया की एसोसिएशन आकर के और इस पर काम कर पाए। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो उसी भावना के साथ, उसी सोच के साथ हमने इस प्लेटफॉर्म को किया है। उम्मीद है ये सब ट्रैवल एजेंट्स के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इट कॉस्ट यू नथिंग, एकदम फ्री है, इसमें कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है। इन सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। You are watching Travel World Online.